अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज के मौजू से पहले एक बार फिर अपना पैगाम दोहराऊंगा कि इस चैनल को व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जनाब, बात हो जाए कुछ धरनों की, कुछ एहतजाज की, कुछ समझौते की। आपने कल से सुन रहे होंगे कि समझौता हो गया है टीएलपी और हुकूमत के दरमियान। किसकी कोशिशों से? वज़ीर आज़म और फ़ौज के सरबराह यानी जनरल बाजवा की कोशिशों से। और दरमियान में ज़रिया जो बने हैं वो चंद उलमा बने हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान उन उलमा की क़यादत कर रहे थे। अब इससे बहुत बड़े सवाल पैदा हुए। समझौता हो गया, बकौल हुकूमत के रहनुमाओं के बहुत बड़े नुकसान से बच गए, यानी जो नुकसान 10 रोज़ के अंदर हुआ उस पर मिट्टी डालें। जिस अजाब से लाखों लोग गुज़रे लाहौर से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक, उनको भूल जाएं। जो पुलिस वाले शहीद हुए इस एहतजाज के दौरान, उनको भी भूल जाएं। जो ज़ख्मी हुए हैं, कुछ शायद माजूर हो जाएं ज़िंदगी भर के लिए, उनको भी भूल जाएं। लेकिन बकौल हुकूमती वज़रा के बड़े नुकसान से बच गए हैं। यही काम करते करते हमारे इस मुल्क ने, या इस मुल्क में 40-50 बरस हो गए हैं कि एक तूफ़ान आता है, उससे हम निमटते हैं, फिर खुश होते हैं कि बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इससे बहुत बड़ा नुकसान 10 दिन के अंदर हुआ? अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन उस अरबों से ज़्यादा बड़ा नुकसान, जो खरबों की भी उसकी वैल्यू शायद ज़्यादा है, वो हमारे इस मुल्क का इमेज है। यानी 10 रोज़ के दौरान इस मुल्क से जो तस्वीरें बाहर गई हैं दुनिया भर में, टेलीविज़न स्क्रीनों पे, अखबारात में जो ख़बरें गई हैं, वो ये थी कि इस मुल्क को चंद लोगों ने, एक मखसूस ग्रोह है, उसने यरगमाल बना लिया है। सड़कों पे कब्ज़ा कर लिया, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, लोगों को मारा पीटा, पुलिस वालों को मारा पीटा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ये काम करना था, क्या ऐसे पहले नहीं कर सकते थे? या इस एहतजाज का जो 10 रोज़ हुआ, इसका कोई और मकसद था? कौन था इसका ज़िम्मेदार? कौन था उन लोगों के पीछे जो इस मुल्क से फ़्रांस के सफ़ीर को निकालना चाह रहे थे? यानी किस मुल्क में इस तरह होता है कि 10 रोज़ तक एहतजाज हो, और वो भी छठी मरतबा इस बुनियाद पे कि किसी मुल्क के सफ़ीर को यहाँ से निकाल दिया जाए? तो हमारी तमाम तर सियासी फ़ौजी क़यादत के लिए बड़े सवालात हैं, क्योंकि इस तमाम तर प्रोसेस में कैजुअल्टी कौन बना है, बराह रास्त मुतासिर कौन हुआ है? सबसे पहले रूल ऑफ लॉ। हमें, आपको, ये बड़े हमारे कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट, कानून की अमलदारी यानी रूल ऑफ लॉ, इसका ख्याल करें। हमें बताया जाता है कि रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान फर्स्ट, ईमानदारी से अपना काम करे। लेकिन लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक 350 किलोमीटर का ये फ़ासला है। इसके बीच में जो शहर आए, सड़क, दुकानें, कारोबार बर्बाद हुआ 10 दिन तक, वो किस रूल ऑफ लॉ के तहत हुआ था? ये जो मुआहदा हुआ है, ये कौन से कानून के तहत? इसकी शरई हैसियत क्या है? इसकी आइनी हैसियत क्या है? और फिर वो साहब जिनको इन्होंने ज़रिया बनाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काबिल गौर बात की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा, तो एक उन्होंने फ़िक्रा बोला, मैं हिल के रह गया। वो कहते हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में बनने वाला असलहा निहत्ते मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहिए। कमाल है जनाब। यानी आप बराह रास्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी उसमें ले आए हैं, उन लोगों की मुदाफ़ियत में, उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में जिन्होंने लोगों पे तशद्दुद किया, जिन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, जिन्होंने दुकानें तोड़ी, पुलिस वालों को शहीद किया। और इस अंदाज़ में इन साहब ने
پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا نام استعمال کیا یا پولیس نے جو ایکشن کیا اس کو وہ ایسے قرار دے رہے ہیں جیسے دشمن فوج ان لوگوں کے خلاف کام کرتے جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ پتھراؤ کیا. اس موقع پہ کسی نے ان سے بات نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھی ہیں، یا ہماری افواج ہیں، مفتی منیب الرحمان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ انہیں اس تمام تر گفتگو میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز کو لانے کی کیا ضرورت تھی. اسلحہ بنتا ہے وہ ظاہر ہے دشمن کے خلاف بنے گا، لیکن وہ لوگ جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو کیا ہم پھولوں کے گلدستے پیش کریں گے؟ پولیس والے ان کے خلاف قانونی کارروائی کوئی نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس تمام تر پروسیس میں آئین کا تقدس پامال ہوا ہے، لا قانونیت کو ایک لحاظ سے فروغ ملا ہے کیونکہ رول آف لا پہ کمپرومائز ہوا ہے، بہت بڑا سمجھوتا ہوا ہے. ریاست کی بالادستی، قانون کی بالادستی، اس پہ بھی سمجھوتا ہوا ہے. سب سے بڑھ کر ہمارے ریاستی اداروں کی کریڈیبلٹی، یعنی ان پر عوام کا اعتماد ایک بار پھر بری طرح سے متاثر ہوا ہے. کیا یہ ہمارے اداروں کے لیے سبق ہے کہ ایسا بندوبست کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جتھا، اور ہمارے آئین کے آرٹیکل 256 کے تحت اس ملک میں کسی پرائیویٹ ملیشیا اور جتھے کی گنجائش نہیں ہے، تو کیا آئندہ کسی بھی جتھے، کسی بھی پرائیویٹ ملیشیا کو سڑکوں پہ قبضے، کنٹینرز پہ قبضے اور پولیس کو مارنے، لوگوں کی پراپرٹیاں جلانے کی اجازت دی جائے گی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس تمام کے بدولت پاکستان کا امیج ایک بار پھر بیرونی ممالک میں بری طرح متاثر ہوا، اور ظاہر ہے ہمارے اگر دشمن ہوں گے تو اس تمام تر صورتحال کو ہمارے خلاف ضرور استعمال کریں گے. ذرا سوچیے.